ये वो शानदार सा आश्रम है मित्रों, जहाँ पर हम रुके हुए थे। रात्रि का हमने विश्राम आज किया है। बहुत ही प्राकृतिक रमणीय। ये देखिए हमारी कुटिया, अंदर में लाइट नहीं होगी इसलिए यहीं दिखा रहा हूँ। ये है मित्रों, दोस्तों नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जय जोहार, बड़ों को प्रणाम, नर्मदे मैया की जय। तो आज हम लोग रुके हुए हैं एक शानदार से आश्रम पर, और इस आश्रम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक रिटायर्ड व्यक्ति नर्मदा मैया की परिक्रमा करता है, और परिक्रमा करने के बाद वो इस रास्ते से जब गुजरता है तो उसको समझ में आता है कि 30 किलोमीटर के बीच में कहीं कोई आश्रम नहीं है। और आश्रम नहीं होने के कारण वह व्यक्ति सोचता है कि मैं खुद यहाँ पर एक आश्रम डालूं, और इस गांव में आकर वह बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद ये जो ज़मीन आपको दिख रही है, जो आश्रम आपको दिख रहा है, इसका जो मालिक है फुटा मोड़ी में, वह उनको दान में ये आश्रम देता है और वो यहीं रहते हैं। ऐसी मैया की अद्भुत कृपा होती है कि व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर मैया के लिए लग जाता है। और वो इसी कड़ी में मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। भारत में जो परंपरा लगभग विलुप्त हो गई है, उसका यहाँ पर जीता जागता उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर ये सब तीर्थ क्षेत्र के नाम लिखे हुए हैं। ये प्रकाश धांडे जी भुसावल वाले, इन्होंने अपनी नौकरी के बाद यहाँ पर आकर ये सब प्रक्रिया की। और जिस बात को मैं कह रहा था दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं, 4 आश्रम कहे गए हैं। उसी कड़ी में एक आश्रम होता है वानप्रस्थी का, और उसका एकदम जीता जागता ताज़ा उदाहरण है हमारे सामने खड़े हुए। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपकी इस प्रक्रिया को प्रणाम करता हूँ, आपके इस हम लोगों को प्रेरणा देने की बात को मैं प्रणाम करता हूँ। आप नासिक के हैं, नासिक में आप शिक्षा विभाग में थाने मुंबई में थे, जॉब करते थे। उससे 2 साल पहले रिटायरमेंट लिया, और अभी 1 साल से मैया जी की परिक्रमा में लगे हुए हैं। घर वालों से सिर्फ संडे के दिन 1 दिन बात करते हैं, बाकी दिन बिल्कुल बात नहीं करते। ऐसा वानप्रस्थी आपको भारत भूमि में ही मिलेंगे। 4 आश्रम में आखिरी होता है संन्यास्त। संन्यास्त की ओर जाने से पहले वानप्रस्थी अपना सब कुछ कर और मैया जी ने तो अपना सब गहन, कान से लेकर पैर तक के जितने आभूषण हैं, अपने बहुओं को, बेटियों को दे दिया है। यही वानप्रस्थ है, और यही भारत को जिंदा रखा हुआ है, जिसके लिए इनको जितना मैं नमन करूँ उतना कम है। आर्यावर्त दर्शन चैनल में नर्मदा मैया के तट पर ऐसे अनेक विभूतियाँ हमको मिली हैं, लेकिन इनकी जैसी विभूतियों को मैंने दर्शन नहीं किया। पहली बार किसी वानप्रस्थी को मिला, इसलिए दोस्तों मैं आपसे ज़रूर उनको मिलाने के लिए ही इनको खड़ा किया था। वैसे इनको खड़ा करने का मेरा अधिकार नहीं है। नर्मदे हर। मित्रों, जब आप आश्रमों में आते हैं तो आश्रमों में कई प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं। यहाँ पर विद्युत बहुत ही न के बराबर है। लाइट बार बार आता है, चले जाता है। 2 दिन से यहाँ पर जो बोर लगा है वो चल नहीं रहा है, बोर लगभग ख़राब है, पानी है ही नहीं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप ऐसे आश्रमों में जब आते हैं तो बहुत ही अपनी शुद्धता के साथ साथ आश्रम की पवित्रता का भी ध्यान रखिए। और ये वो कुटिया, यह वो आश्रम जहाँ हम लोग रुके थे, अब आ रहा है। देख लीजिए आप, कितनी शानदार व्यवस्था, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, और देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। अभी हम लोग कहीं से भी जो है 7 साढ़े 7 बजे निकल जाते थे, अभी 10:15 बज गया है, लेकिन ये आश्रम हम लोगों ने अभी तक छोड़ा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैया के आशीर्वाद और मैया के प्रेम के कारण है। आप समझ सकते हैं, अभी तक हमारा सामान भी नहीं समटाया है। इतने हम लोग आज माँ के पास रह कर आनंदित हो रखे हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों फुटा मोड़ी आश्रम से। कल हम लोगों ने 180 किलोमीटर की यात्रा की थी, और आज हमारी यात्रा माता जी की आशीर्वाद से बहुत विलम्ब से 11:15 बजे शुरू हो रही है। हम लोग आराम से निकलने के मूड में थे, और आराम से निकल रहे हैं। ये है श्री राम जी का मंदिर, जो लगभग 500 साल पुराना होगा। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अभी तक यहाँ पर ठीक से व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए वो नहीं हुई है, लेकिन ये है कोठी गांव के पास में।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप पवन सुत हनुमान की जय। जय। दोस्तों, आपने जो अभी मंदिर देखा श्री राम जी हनुमान जी का मंदिर, ये लगभग 500 साल पुराना मंदिर होगा। यहाँ पर चंद्र सिंह रथो जी काठी संस्थान के जो राजा रहे, उनका ये पूरा क्षेत्र था। नर्मदा तट से प्रारंभ होकर ये पूरा गुजरात से तक जाता था, गुजरात से तापी, तापी से होकर तापी तट से अकरानी तक, इतना बड़ा क्षेत्र यह था। ये पूरा वनांचल क्षेत्र है, वनवासी समाज इसमें पूर्ण रूपेण बसा हुआ है और उनके द्वारा ये आज से लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। ये मोलगी करके स्थान है, यहाँ से हमको दाहिने हाथ पर चलना है। वड़फल्ली करके स्थान है उसके लिए, और वड़फल्ली जाने के बाद फिर आगे का मार्ग तय होगा। सामने आप गाड़ी देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा सतपुड़ा की जो पहाड़ी है और उसमें जो घाटी है और उसमें जो सड़क पे टर्निंग है, उसमें ये गाड़ी चल रही है। और इस क्षेत्र के जो इस प्रकार के गाड़ी चलाने वाले बंधु लोग हैं, उस गांव के लोगों को ऊपर छत पर बिठाकर ऐसी गाड़ी चलाते हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका भी एक अलग आनंद है। तो दोस्तों, अभी हम निकले बहुत दूर से, फिर हम लोग आए मोलगी से हम कटे वड़फड़ी की ओर। और वड़फड़ी जैसे ही आप पहुँचते, जिस पुल पर हम खड़े हैं, इधर नदी है ये। इसके मेरे पीछे जो दिख रहा है वो महाराष्ट्र का भाग है, और मेरे सामने जो आपको दिख रहा है वो गुजरात है। और वो सामने में आपको दिख रहा होगा एक आश्रम दिख रहा है, वो आश्रम महाराष्ट्र का आश्रम है, और इस तरफ जाने पर गुजरात का आश्रम पड़ता है। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, गुजरात की धरती में नर्मदा परिक्रमा से आपका स्वागत कर रहा हूं। ये घाटी हम जो उतरे, बहुत लंबी घाटी है, लगभग 35 किलोमीटर हम सिर्फ उतरे हैं। थोड़ा सा ऐसा वैसा मेरी पिछले वीडियो में आपने यदि देखा होगा तो हम चढ़ रहे थे, वो दिखाने का प्रयास किया है। अभी हम उतर रहे हैं। तो ऐसी मैया की कृपा है, जैसा रास्ता है उस रास्ते पर हम जा रहे हैं। मैया जो हमको जहाँ ले जा रही हम लोग चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं नर्मदेहर। दोस्तों, ये देव नदी है। ये देव नदी ही महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर है। हम लोग महाराष्ट्र से गुजरात आए, गुजरात से अभी हम लोग जा रहे हैं, गुजरात में ही है, देव नदी को पार कर आश्रम की ओर। ये थोड़ा नज़दीक का रास्ता है, इसलिए हम लोग इसमें हैं। और शानदार सी घाटियों के बाद फिर से घाटी आएगी ऐसा जानकारी में तो है। अभी जा रहे हैं अन्न क्षेत्र, प्रसादी मिल जाए ऐसा। नदी को पार करने के बाद ये कंचीगढ़ के गांव आता है गुजरात का। यहाँ भी आश्रम है, लेकिन हम लोग आश्रम तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कोई कारण होगा। तो हम यहाँ से आगे 7-8 किलोमीटर पर एक और आश्रम बता रहे हैं, वहाँ के लिए इस रास्ते को पकड़े हैं। इस रास्ते को छोड़ना नहीं है मित्रों, यदि इस रास्ते में आते हैं तो भटकने वाला कोई समस्या नहीं है, बस रास्ते को मत छोड़िए और आगे बढ़िए। 7-8 किलोमीटर में एक और आश्रम है, वहाँ जाकर अभी देखते हैं कि वहाँ कैसी व्यवस्था क्या है। व्यवस्था का कोई चिंता नहीं है, व्यवस्था तो ठीक है। नर्मदा मैया परिक्रमा महत्वपूर्ण है, वहाँ जाएंगे, थोड़ा देर देखते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर जैसी मैया की इच्छा वैसा करके आगे बढ़ेंगे। नर्मदेहर। यहाँ दोस्तों हम लोग माथासर के लिए मुड़े हैं, माथासर याद रखिएगा। और ये बिल्कुल नदी के किनारे अभी आ गए फिर से। देखो दूसरी नदी है। ये माथासर जाने वाले मार्ग पर काफ़ी सीधी चढ़ाइयाँ हैं। कई बार तो प्रथम गियर पर मेरे को गाड़ी चलानी पड़ी। अभी एक अच्छी उतार दिख रही है, ढलान। क्या शानदार सी ये चढ़ाई है। चढ़ाई में आनंद ही है। चढ़ाई में ये आनंद है कि हमको गाड़ी को एक आदमी को लाना पड़ रहा है, और एक आदमी से नहीं बन रहा है तो 2 आदमी मिलकर धक्का मार के उसको लेके जा रहे हैं। ऐसा पता चला है कि आगे और ऐसी जोरदार खतरनाक आनंददायी घाटी है। अब आप कल्पना करिए और आनंद लीजिए, मैया जी कैसे कैसे अपने भक्तों का परीक्षा लेती हो, समझिए। ये चढ़ाई बहुत ही वास्तव में है ज़बरदस्त। कई जगह तो पहले गियर में ही गाड़ी चढ़ी है, लेकिन परिक्रमावासी इसी मार्ग से आते हैं ये तय है, क्योंकि इधर के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि परिक्रमावासी इसी मार्ग से आते हैं, है ना। हम तुम बना देते तुम
दोस्तों अभी हम जो हैं माथासर पर है और ये माथासर का सबसे अंतिम वाला छोर है और इस अंतिम वाले छोर पर ये आश्रम है जो मैं आपको दिखाया हूँ। आप कल्पना नहीं करेंगे, ये बाबा जी हैं जिन्होंने 4 साल पहले परिक्रमा वासियों के लिए ये आश्रम बनाया ताकि उनको आने जाने रुकने उठने बैठने में कोई तकलीफ ना हो। आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों के अंदर ये प्रेरणा है। और ये बाबा जी हैं जिनका ये आश्रम है और इन्होंने एक बात और बताई कि जब यहाँ का अन्न वगैरह ख़त्म हो जाता है तो यहाँ के कुछ लड़के हैं जो मजदूरी कर कर यहाँ पर अन्न की व्यवस्था करते हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि मैया नर्मदा की परिक्रमा करने वालों के प्रति इस क्षेत्र के लोगों में कितनी अपार श्रद्धा है। नर्मदे हर। मित्रों, दोस्तों, नर्मदा तट के नर्मदा परिक्रमा के दक्षिणी तट पर से ये हम अभी देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी। पहाड़ी से एक छोर से दिखता है, आपको दिख रहा होगा बहुत धुंधला धुंधला सा एकदम। ये मध्य में काफ़ी धुंध होने के कारण वो स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रहा है। ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। मित्रों, दोस्तों, बड़वानी से निकलने के बाद से माताजी का दर्शन हम लोग नहीं कर पाए थे और अभी ऐसा हुआ कि लगभग 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा का रनिंग किए, उसके बाद हमको ये माई का दर्शन हो रहा है। और अभी हम हैं सरदार सरोवर बांध में। ये वो आश्रम है मित्रों जिसमें हम रुके हैं। पूर्णानंद परम पूज्य स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी का तपोवन आश्रम है। ये नर्मदा तट पर है, मांगरोल पर। और ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार और ये सुंदर सा स्वागत करता हुआ ये रंगोली और ये शानदार सा परिसर। नर्मदा मैया के तट का कंकर जो है वो संकर होता है और यहाँ पर चारों तरफ यह कंकर इसी प्रकार से विस्तृत रूप से फैला हुआ है। और ये आप देख सकते हैं तट मैया जी का यह विहंगम स्वरूप। मैया जी के तट से, तपोभूमि से, गुजरात के पहले पड़ाव से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सतीश शर्मा नर्मदा परिक्रमा के अपने 8वें दिन के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूं। 9वें दिन के एपिसोड को देखने के लिए आपको आर्यवर्त दर्शन चैनल पर यदि आप पहली बार है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर जाकर क्लिक भी करना पड़ेगा। और तो और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है, मैया जी की परिक्रमा आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है। बने रहिए आर्यवर्त दर्शन चैनल के साथ। मिलते हैं अपने अगले धमाकेदार से नए से वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नर्मदे हर।